सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में संस्कृत संभाषण में लिंग के ज्ञान के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे संस्कृत संभाषण की जो सरल तकनीक होती है उसके बारे में। साथियों, यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अब हम शुरू करते हैं संस्कृत संभाषण में संभाषण की सरल तकनीक के बारे में। चलो साथियों, शुरू करते हैं। संस्कृत संभाषण हेतु जहाँ एक और व्याकरण अध्ययन की आवश्यकता है, वही निरंतर अभ्यास भी परम आवश्यक है। इसके बावजूद कुछ ऐसी तकनीकी है जिनके जानने से संस्कृत संभाषण करना सरल हो जाता है। वे तकनीक है युष्मद् के स्थान पर भवत सर्वनाम का प्रयोग। युष्मद् जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, वह मध्यम पुरुष का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग तुम अर्थ में होता है, जो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान होता है। सरल संस्कृत संभाषण में प्रवाहता निमित्त पुल्लिंग में भवत तथा स्त्रीलिंग में भवती सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत साहित्य में भी अत्यधिक इन्हीं सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। विशेष बात यह है कि इन सर्वनामों के साथ प्रथम पुरुष क्रिया का प्रयोग किया जाता है, न कि मध्यम पुरुष क्रिया का, जबकि ये मध्यम पुरुषस्थ युष्मद् के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छथ तुम सब जाते हो। इनके स्थान पर भवत या भवती शब्द का प्रयोग देखें, जहाँ प्रथम पुरुष क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे कि भवान गच्छति आप जाते हैं, भवती गच्छति आप जाती हैं, भवन्तौ गच्छतः आप दोनों जाते हैं, भवत्यौ गच्छतः अर्थात आप दोनों जाती हैं, भवन्तः गच्छन्ति आप सब जाते हैं, भवत्यः गच्छन्ति आप सब जाती हैं, है ना। अब सामान्य जीवन में भी तुम के स्थान पर आप शब्द उचित प्रतीत होता है, अतः भवत या भवती शब्द के प्रयोग से भाषा में सरलता के साथ शिष्टता भी आ जाती है। जैसे कि त्वम पठ तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, भवान या भवती पठतु या आप पढ़ो। ये शब्द स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में करेंगे भवती पठतु आप पढ़ो, यानी किसी स्त्री को कहेंगे, है ना, एक स्त्री को भवती पठतु आप पढ़ो। और पुल्लिंग में अगर किसी को कहेंगे भवान पठतु आप पढ़ो, है ना। ये जो पठतु जो है यह लोट लकार का है आज्ञार्थक के लिए। अब देखिए, भवन्तः या भवत्यः पठन्तु अर्थात आप सब पढ़ें। त्वम कार्यम करिष्यसि तुम कार्य करोगे, है ना, तुम काम करोगे, है ना। युवाम कार्यम करिष्यथः तुम दोनों काम करोगे, यूयम कार्यम करिष्यथ तुम सब काम करोगे। अब इसके स्थान पर भवान कार्यम करिष्यति आप काम करेंगे, भवन्तौ भवन्तौ कार्यम करिष्यतः आप दोनों काम करेंगे, भवन्तः कार्यम करिष्यन्ति आप सब काम करेंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, भवती कार्यम करिष्यति आप काम करेगी, है ना, आप काम करेंगी, ठीक। भवत्यौ कार्यम करिष्यतः आप सब काम करेंगी, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए, अव्यय पद प्रयोग द्वारा संभाषण में अव्यय पदों के प्रयोग से भी सहजता व सरलता आ जाती है। जैसे अहम कुशली अस्मि, यानी मैं ठीक हूँ। अब इसके स्थान पर अहम सम्यक अस्मि यह भी बोल सकते हैं, यह भी इसी अर्थ के लिए है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। बालकः कुशली अस्ति अर्थात बालक ठीक है। अब इसके स्थान पर बालकः सम्यक अस्ति बालक ठीक है। बालिका कुशलिनी अस्ति अर्थात बालिका ठीक है। अब इसके स्थान पर बालिका सम्यक अस्ति बालिका ठीक है। यानम शोभनम अस्ति गाड़ी ठीक है।
यानम सम्यक अस्ति, गाड़ी ठीक है। इस अर्थ के लिए देखें, अब देखिए बालकाः कुशलिनः, बालिकाः कुशलिनः सन्ति, अर्थात लड़के ठीक है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बालकाः सम्यक सन्ति, लड़के ठीक हैं, है ना, लड़के ठीक है शर्त के लिए। अब देखिए बालिकाः कुशलिन्याः सन्ति, बालिकाः कुशलिन्याः कुशलिन्यः सन्ति, लड़कियां ठीक है। बालिकाः सम्यक सन्ति, लड़कियां ठीक है। इसी अर्थ के लिए प्रयोग हो रही है इस अव्यय जोड़ने से सम्यक। अब इसको यानानि शोभनानि सन्ति, गाड़ियां ठीक है, तो यानानि सम्यक सन्ति, गाड़ियाँ ठीक है। इस अर्थ के लिए ही सेम अर्थ के लिए प्रयोग हो रही हैं। इसी प्रकार हम सम्यक अव्यय पद को जो ध्यान दीजिए दिया है हमने, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह किसी भी लिंग में हो, या पुल्लिंग में हो, या स्त्रीलिंग में हो, या नपुंसक लिंग में हो, चाहे किसी भी वचन में, एक दो या बहु किसी भी वचन में हो, वह सेम ही रहा। अब हम जानेंगे तसिल प्रत्यय के प्रयोग द्वारा। ठीक है, यह पंचमी विभक्ति के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग हो किया जाता है, जैसे कि इस प्रत्यय का तह शेष मात्र शेष रहता है। अब इस प्रत्यय का प्रयोग मूल प्रातिपदिक शब्द के साथ किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। देखिए कैसे, सह बालकात पुस्तकम स्वीकरोति, वह बालक से पुस्तक लेता है। अब इसके स्थान पर यह भी बोल सकते हैं सह बालकतः, सह बालकतः पुस्तकम स्वीकरोति, अर्थात वह बालक से पुस्तक लेता है, बराबर अर्थ है। अहम विद्यालयात, अहम विद्यालयात गच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। अहम विद्यालयतः, अहम विद्यालयतः आगच्छामि, है ना, अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। और इसके अतिरिक्त जब तहसील प्रत्यय लगा तब अहम विद्यालयतः आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ, सेम अर्थ में प्रयोग हुआ। अब ऐसे कहें कि आवाम विद्यालयतः आगच्छावः, ठीक है। अब तहसील पढ़ने पर ये जो तहसील प्रत्यय लगा है इस प्रकार से, यानी हम दोनों विद्यालय से आते हैं। अब देखिए वयम विद्यालयतः आगच्छामः, ऐसे ही ये बना हम सब विद्यालय से आते हैं। बालकः गृहतः उद्यानं गच्छति, अर्थात लड़के घर से उद्यान जाते हैं। अब इस प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति समान होती है। इस प्रत्यय के प्रयोग से पंचमी का स्पष्ट बोध हो जाता है। अब जैसे देखिए, सह बालिकायाः पुस्तकम स्वीकरोति, वह लड़की से पुस्तक लेता है। सह बालिकातः पुस्तकम स्वीकरोति, यानी वह लड़की से पुस्तक लेता है, एक ही बात है, ठीक। सह नद्याः जलम आनयति, वह नदी से जल लाता है। सह नदीतः जलम आनयति, वह नदी से जल लाता है, इस अर्थ में प्रयोग होता है। अब ऊपर इन उदाहरणों में हम जो देखा, मूल विभक्ति को शब्द जो है वे बालिकायाः नद्याः रूप पंचमी तथा षष्ठी में समान होता है। वह लड़की की पुस्तक लेता है, ठीक, अथवा लड़की से पुस्तक लेता है, स्पष्ट नहीं होता। इसी प्रकार नदी का जल लाता है, नदी से जल लाता है, यह भी अस्पष्ट है। इसीलिए तहसील प्रत्यय का प्रयोग उपयुक्त है, इससे अपादान का ज्ञान होता है, ठीक। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति के लिए कृत्य का प्रयोग होता है। यदि हम षष्ठी विभक्ति के आगे, है ना, के साथ अर्थ में कृत्य शब्द का प्रयोग करें तो इसका अर्थ चतुर्थी विभक्ति में होता है। जैसे कृत्य एक अव्यय है। अब जानिए कैसे, उदाहरण देखिए इसका। हाँ, भक्तः गणेशाय मोदकम ददाति, अर्थात भक्त गणेश को लड्डू देता है, या भक्त गणेश के लिए लड्डू देता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे होता है। इसके स्थान पर हम यह भी कह सकते हैं भक्तः गणेशस्य कृते मोदकम ददाति, यानी भक्त गणेश के लिए लड्डू देता है, इस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। अब माता पुत्राय दुग्धम ददाति, माता पुत्र के लिए दूध देती है। अब इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं
माता पुत्रस्य कृते दुग्धम ददाति, अर्थात माता पुत्र के लिए दूध देती है। सह तस्मै धनम ददाति, वह उसके लिए धन देता है। सह तस्य कृते धनम ददाति, वह उसके लिए धन देता है। अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है ना। शिक्षिका रमायै पुस्तकम ददाति, शिक्षिका रमा के लिए पुस्तक देती है। शिक्षिका रमायाः कृते पुस्तकम ददाति, शिक्षिका रमा के लिए पुस्तक देती है, इस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, माता तस्यै वस्त्रम ददाति, माँ उसके लिए कपड़े देती हैं। माता तस्याः कृते वस्त्रम ददाति, माँ उसके लिए कपड़े देती है। ठीक। अब पिता पुत्रै शाटिकाम ददाति, पिता पुत्री को साड़ी देता है। ठीक, अब इसको कैसे रखेंगे। पिता पुत्र्याः कृते शाटिकाम ददाति, पिता पुत्री के लिए साड़ी देता है। ठीक। अब जो संख्या सरल प्रयोग है वह संस्कृत में प्रारंभिक 1 और से 4 संख्या तक लिंग भेद बताया जाता है ना। लिंग भेद पाया जाता है, जैसे कैसे तदंतर कोई भी भेद नहीं होता है। जैसे कि बालकः गच्छति, लड़का जाता है, बालक जाता है। बालिका गच्छति, लड़की जाती है। यानम गच्छति, गाड़ी जाती है। द्वौ बालको गच्छतः, 2 लड़के जाते हैं। द्वौ बालिके, अब देखिए, द्वौ बालिको गच्छतः, 2 लड़के जाते हैं। द्वे बालिके गच्छतः, 2 लड़कियां जाती हैं। द्वय, द्वे है ना, याद रखो, द्वय नहीं है, द्वे है। ठीक है। द्वे बालिके गच्छतः, 2 लड़कियां जाती हैं। द्वे याने गच्छतः, 2 गाड़ियां जाती हैं। त्रयः बालकाः गच्छन्ति, यानी 3 लड़के जाते हैं। तिस्रः बालिकाः गच्छन्ति, 3 लड़कियां जाती हैं। त्रीणि यानानि गच्छन्ति, 3 गाड़ियां जाती हैं। चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, 4 लड़के जाते हैं। चतस्रः बालिकाः गच्छन्ति, 4 लड़कियां जाती हैं। चत्वारि यानानि गच्छन्ति, 4 गाड़ियां जाती हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में जो संख्याओं का लिंग भेद स्पष्ट है, वह संभाषण के प्राथमिक स्तर पर इस तरह के वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है। अतः यदि इसको सरल रूप में व्यवहार करें तो संभाषण में इस कठिनाई से छुटकारा पाया जा सकता है। संख्या 5 से कोई लिंग भेद नहीं होता। जैसे कि अब देखिए, बालकः गच्छति, लड़का जाता है। बालिका गच्छति, लड़की जाती है। यानम गच्छति, गाड़ी जाती है ना। और बालक द्वयम गच्छति, 2 लड़के जाते हैं। बालिका द्वयम गच्छति, देखिए, बालक द्वयम गच्छति, 2 लड़के जाते हैं। बालिका द्वयम गच्छति, 2 लड़कियां जाती हैं। यान त्रयम गच्छति, 4 गाड़ियां जाती हैं। बालक चतुष्टयम गच्छति, 4 लड़के जाते हैं। कि बालक चतुष्टयम गच्छति, 4 लड़के जाते हैं। बालिका चतुष्टयम गच्छति, 4 लड़कियां जाती है। और यान चतुष्टयम गच्छति, 4 गाड़ियां जाती हैं। पंच बालकाः सन्ति, 5 लड़के हैं। ठीक। पंच बालिकाः सन्ति, 5 लड़कियां हैं। पंच यानानि सन्ति, 5 गाड़ियां हैं। अब इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि प्रातिपदिक शब्द से द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम योजित कर इस संख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ये संख्याएं नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त है। अतः इनके साथ आने वाली क्रिया भी एक वचन की होती है। अब शुद्ध हिंदी शब्दों के ज्ञान से सरलता देखिए। अब संभाषण में यदि हम शुद्ध हिंदी शब्दों को ज्ञान रखें या इनका ज्ञान रखें तो सरलता व सहजता आ जाती है, क्योंकि अधिकाधिक शुद्ध हिंदी शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं। जैसे कि जल जलम, भोजन भोजनम, अन्न अन्नम, फल फलम, दुग्ध दुग्धम, शक्कर शक्कर शर्करा,
रोटी रोटिका, सांझ संध्या, रात रात्रि, भूमि भूमि, है ना। छाया छाया, वर्षा वर्षा, तिल तिलः, शोक शोकः, ताप तापः, लाभ लाभः, हानि हानिः, पशु पशुः, मित्र मित्रं, पुण्य पुण्यं, पाप पापम, आकाश आकाशः। ऊपर निर्दिष्ट संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों के ज्ञान से संस्कृत संभाषण में सहजता आती है। शब्द रूप संरचना में सरलता द्वारा यदि हमें बहुत सारे शब्द रटने के स्थान पर हमारा कार्य मात्र 4 प्रकार के शब्दों से चल जाए, जो समय की बचत व संभाषण में प्रवाहता आ सकती है। हमें करना यह है कि पुल्लिंग के सभी शब्दों को अकारांत प्रयोग करें। जैसे रवि ही, रवि महोदयः साधु, साधुवरः, कवि कविवरः, सुचेता गांधी, सुचेता गांधी महोदया। ठीक। अब देखिए मुनिः मुनिवरः, राजन महाराजः। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पुल्लिंग के प्रातिपदिक अकारांत भिन्न शब्दों के आगे महोदया या वर आदि शब्द लगाकर उन्हें अकारांत बना सकते हैं, और स्त्रीलिंग के शब्दों में महोदया विशेषण को लगाकर आकारांत शब्दों की संरचना कर सकते हैं। संक्षेप में निम्नलिखित लिंग के निम्नलिखित अंत संबंधों, कैसे शब्द हैं ये, अंत शब्दों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए कैसे होता है। पुल्लिंग एकमात्र अकारांत, यथा जैसे कि राम। स्त्रीलिंग 2 मात्रा वाला, 2 आकारांत, है ना। व ईकारांत जैसे कि लता और लेखनी। नपुंसकलिंग एक मात्रम अकारांत अर्थात फलम विश्व, इस प्रकार से। अब देखिए भिन्न शब्द से अन्न अंत, भिन्न शब्द से अंत होने वाले शब्दों के पर्याय से भी सहायता मिलती है। जैसे कि नपुंसकलिंग का जगह शब्द रूप भिन्न है, अतः विश्व विश्वम शब्द का चयन करें। ठीक। ज्ञान तो सभी शब्द रूपों का हो तो बहुत अच्छा है, परंतु प्राथमिक स्तर पर इन तरीकों द्वारा संभाषण में दक्षता व प्रवाहता प्राप्त की जा सकती है। अब जो देखिए धातु रूप में भी किसी भी धातु पद के आत्मनेपद व परस्मैपदी धातु का ज्ञान आवश्यक है, अन्य उससे मिलते जुलते धातु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है वो रूप उसी भांति चलेगा जैसे कि पठ लिख भू गम खाद पिब आदि जो धातु हैं वह भिन्न धातुएं होती हैं, जिनका विच्छेद जो होता है वह क्रिया द्वारा प्रयोग करें, है ना। और सरल संस्कृत संभाषण हेतु विभज्य प्रयोग एक उत्तम तकनीक है। जैसे कि शृणोति शब्द श्रु धातु से 3 प्रत्यय करके बना है। यहाँ कदाचित क्लिष्टता का अनुभव हो सकता है। इसको सरल करने हेतु श्रवणम करोति इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य क्लिष्ट धातुओं को विभक्त कर हम संभाषण में प्रवाह ला सकते हैं। जैसे कि सह पुस्तकम स्मृति, वह पुस्तक याद करता है। यहाँ स्मृत धातु है, इसको विभज्य प्रयोग करते समय कर्म में षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे सह पुस्तकम स्मरणम करोति अर्थात वह पुस्तक का स्मरण करता है, याद करता है। शिष्य गुरुम नमति, शिष्य गुरु को नमन करता है। शिष्य गुरो नमनम करोति अर्थात शिष्य गुरु का नमन करता है या गुरु को नमन करता है। ठीक। शिष्यो गुरुम नमतः, 2 शिष्य गुरु को नमन करते हैं। शिष्यो गुरोः नमनम करुतः, है ना, नमनम कुरुतः, 2 शिष्य गुरु का नमन करते हैं। ठीक। शिष्याः गुरुम नमन्ति, सभी शिष्य गुरु को नमन करते हैं। ठीक। शिष्याः गुरोः नमनम कुर्वन्ति, यानी सभी शिष्य गुरु का नमन करते हैं। बालकेन गुरुः सेवते, अर्थात बालक गुरु की सेवा करते हैं।
बालकेन गुरोः सेवनम क्रियते, बालक गुरु की सेवा की करते हैं, इस अर्थ में ही आ रहा है। ठीक। अब देखिए मृगः अटति, हिरण घूम रहा है, हिरण घूम रहा है। मृगः अटनम करोति, मृग यानी हिरण घूम रहा है, इस अर्थ में आता है। अब देखिए माता वस्त्रम क्रीडाति, माता वस्त्र खरीदती है, माता वस्त्रस्य क्रयणम करोति यानी माता वस्त्र खरीदती है। अब देखिए दुःशासनः द्रौपद्याः चीरम कर्षति, दुःशासन द्रौपदी का चीर खींचता है। दुःशासनः द्रौपद्याः चीरस्य कर्षणं करोति, अर्थात दुःशासन द्रौपदी का चीर खींचता है। अब देखिए बालकः मोदकम इच्छति, बालक लड्डू चाहता है, बालकः मोदकस्य इच्छाम करोति, बालक लड्डू चाहता है, इस अर्थ में। ठीक। आपने कहा वस्तुनि गृह्णाति, यानी दुकानदार सामान लेता है। आपने कहा वस्तुनि ग्रहणम करोति, अर्थात दुकानदार सामान लेता है, इस अर्थ में। माता वस्त्रम कर्त्यति, माता कपड़े काटती हैं। माता वस्त्रस्य कर्तनम करोति, माता कपड़े की कटाई करती हैं। ठीक। पुष्पैः कंप्यते, फूल हिलते हैं। पुष्पैः कंपनम क्रियते, फूल हिलते हैं। सह रोदिति, वह रोता है। सह रोदनम करोति, वह रोता है। सह क्रीडाति, वह खरीदता है। सह क्रयणम करोति, अर्थात वह खरीदता है। सह निंदति, वह निंदा करता है। सह निंदाम करोति, वह निंदा करता है। ठीक। अब धातु पदों के स्थान पर प्रत्यय निर्मित पदों द्वारा भूतकाल के धातु रूप को रटने के स्थान पर कत्वतु प्रत्यय का द्वारा निर्मित शब्द का प्रयोग करने से भी संभाषण को सरल बनाया जा सकता है। जैसे कि सह आगच्छत, सह अगच्छत यानी वह गया। सह गतवान, वह गया, अब इस अर्थ में ही आया। ठीक है। अहम अगच्छम, मैं गया। अहम गतवान, मैं गया। बालिका अपठत, बालिका यानी लड़की पढ़ी, है ना, तो बालिका पठितवती, बालिका पढ़ी। तौ पुम अपठत, ये पुम क्या है यार। हाँ तौ, अच्छा समझ में आया। ये तौ जो है ना, ये पुल्लिंग में है। तौ अपठताम पुल्लिंग में, वे दोनों यानी दोनों ने पढ़ा, वे दोनों ने पढ़ा। ठीक है। अब तौ पठितवन्तौ, वे दोनों ने पढ़ा, है ना, दोनों ने पढ़ा, इस अर्थ में। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। आवाम पठितवन्तौ, हम दोनों ने पढ़ा। ठीक। ते स्त्रीलिंग के लिए है अब ये। ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते पठितवत्यौ, उन दोनों ने पढ़ा, ये स्त्रीलिंग में आ गया। अब देखिए ते, अब ये पुल्लिंग में चला। ते अपठन, वे सब पढ़े। ते पठितवन्तः, वे सब पढ़ें, इसी अर्थ में आ रहा। वयम अपठाम, हम लोग पढ़ें। वयम पठितवन्तः, हम लोग पढ़ें, या हम लोग पढ़े थे। ठीक है। थे अर्थ में है ये, भूतकाल में लल्लकार। ताहा स्त्रीलिंग में। ताहा अपठन, वे सब पढ़ी थीं। ताहा पठितवत्यः, वे सब पढ़ी थी। इसी प्रकार विधिलिंग चाहिए अर्थ में जो प्रत्यय आता है वह तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए इसमें संभाषण कैसे सरलता ला जाता है, अब देख सकते हैं। तेन ग्रंथः पठियव्यः या पठनीयः, अर्थात उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। मया पुस्तकम
पठितव्यम या पठनीयम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है। मया गृहं गंतव्यम या मया गृहं गमनीयम, उसके द्वारा घर जाया जाना चाहिए। अन्यथा सः पठेत, अहम पठेयम, सा गच्छेत आदि का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण प्रक्रिया सरल होती है, जिससे सहजता पूर्वक वाक्य बोले जा सकते हैं। उपर्युक्त भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाकर संभाषण में सहजता आ जाती है। अब देखिए लाई जा सकती है। अब कैसे? अब देखिए समस्त पद निर्माण द्वारा सरलता कैसे लाते हैं, अब हम इसके बारे में। समस्त पद निर्माण कर संभाषण में प्रयोग करने से सहजता आती है। सामान्यतः विशेषण शब्दों से शब्दों को जोड़ कर दिया जाता है। अब देखिए कैसे। पुरातनयस्यूतः यानी पुरातनयस्यूतः यानी पुरातन पुरातन स्यूतः अस्ति। सही उच्चारण देखिए। पुरातन स्यूतः अस्ति, पुराना थैला है। पुरातन स्यूतौ स्तः यानी दो पुराने थैले हैं। पुरातन स्यूताः सन्ति, पुराने थैले हैं बहुत सारे। यानी पुरातन घटी अस्ति यानी पुरानी घड़ी है। पुरातन घट्यौ स्तः यानी दो पुरानी घड़ियां हैं। ठीक। पुरातन घट्यः सन्ति, पुरानी घड़ियां हैं। ठीक। नूतन पुस्तकम अस्ति, नई पुस्तक है। नूतन पुस्तके स्तः, दो नई पुस्तकें हैं। नूतन पुस्तकानि सन्ति अर्थात नई पुस्तकें हैं। ठीक है। ऊपर के उदाहरणों में लिंग भेद स्पष्ट होने पर भी विशेषण को समस्त पद पर बना देने से विशेषण के ऊपर कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार समस्त पदों से निर्मित वाक्यों को बोलने से या बोलने में सहजता होती है। अन्यथा ऊपर के वाक्यों के जो निम्न रूप बनते हैं, जैसे कि पुरातनः स्यूतः अस्ति, पुराना थैला पुराना है ना, या पुराने थैले हैं। इस प्रकार से पुरातनौ स्यूतौ स्तः, दो पुराने थैले हैं। ठीक है। पुरातनाः स्यूताः सन्ति, थैले पुराने हैं। ठीक है। सभी पर थैले तो पुरानी शर्त में। पुरातनी घटी अस्ति, घड़ी पुरानी है ना। पुरातन्यौ घट्यौ स्तः यानी दो घड़ियाँ पुरानी हैं। पुरातन्यः घट्याः सन्ति, घड़ियाँ पुरानी हैं। नूतनम पुस्तकम अस्ति, नई पुस्तक नई है या नई पुस्तक है। नूतने पुस्तके स्तः, दो पुस्तक नई है। नूतनानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकें नई हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार हम समस्त पद को हम देखते हैं कि वह द्वितीय पद की जो विभक्ति होती है वही विभक्ति प्रथम पद की भी होती है, परंतु समस्त पद में वह दिखाई नहीं देती। जैसे कि उत्तम गायिका। अब देखिए उत्तम गायिका अस्ति यानी अच्छा गाने वाली है। उत्तम बालकम पश्यामि, अच्छे बच्चे को देखता हूँ। उत्तम मित्रेण सह गच्छामि, सह उत्तम मित्रेण सह गच्छामि, अच्छे मित्र के साथ जाता हूँ। उत्तम बालकाय पारितोषिकम ददामि, अच्छे बालक को पुरस्कार देता हूँ। उत्तम वाटिकायाः पुष्पम आनयामि, अच्छी वाटिका से फूल लाता हूँ। उत्तम पुस्तकस्य नाम कामायिनी यानी उत्तम पुस्तकस्य नाम कामायिनी यानी अच्छी पुस्तक का नाम कामायिनी है। उत्तम बालके गुणाः सन्ति, अच्छे बच्चे में गुण हैं, है नी।
अब इसी प्रकार सुंदर, समीचीन, विशाल, पुरातन, नूतन, उत्तम, बहु, दीर्घ, ह्रस्व, स्थूल, कृश आदि विशेषण शब्दों का समस्त पद में प्रयोग कर अधिक परिश्रम से बचा जा सकता है और संभाषण में सहजता व सरलता भी आ सकती है। अब देखिए कुछ पद्य ऐसे होते हैं जो प्रचलित है। कालस्य कुटिला गति, अर्थात समय की गति कुटिल है। और किम बिहि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, अर्थात सुंदर शरीर पर कौन सी वस्तु अच्छी नहीं लगती। सर्वनाशे समुत समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः, अर्थात बिल्कुल ना होने से थोड़ा होना अच्छा है। गुणा विनयेन शोभयन्ते, गुणों की शोभा नम्रता से होती है। वाह। और महाजनो येन गतः सह पंथाः, बड़ों की राह अच्छी होती है।